4 जून को दिल्ली के रामलीला मैदान में पुलिसिया कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के साथ साथ बाबा रामदेव को भी दोषी ठहराया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बाबा रामदेव, बीजेपी प्रवक्ता मुख्तार अब्बास नकवी और सूचना प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने क्या कहा, ये आपको सुनवाते हैं। अच्छा किया अगर उन्होंने भी एक लायबिलिटी बना दी, जो कि पब्लिक गैदरिंग्स है उनको भी अकाउंटेबल बनाया और पुलिस की डिसीजन मेकिंग को भी अकाउंटेबल बनाया। मैंने ये देखा, बहुत अच्छी बात हुई कि दोनों की अकाउंटेबिलिटी उन्होंने आज उठाई। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ बातें कही हैं और मुझे पूरा यकीन है कि गृह मंत्रालय उनका अध्ययन करेगा, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि दोनों को कुछ कहा है, इससे मामला खत्म नहीं हो जाए। के लिए दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई करके 3 महीने के अंदर सुप्रीम कोर्ट को बताया जाए। अभी आते आते मुझे ये मोटी ही बात मालूम हुई। रामदेव को भी दोषी पाया इसके अंदर। हाँ, उन्होंने कार्यकर्ताओं क्यों नहीं होंगे समझ। ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो वो जरूर इसके बारे में टिप्पणी करेंगे। रामदेव चिदंबरम अपनी चतुराई के चक्रव्यूह में बुरी तरह फंस गए हैं और जिस रामलीला की आधी रात की बर्बरता को गृह मंत्रालय और केंद्र सरकार जस्टिफाई करती रही, जिस रामलीला मैदान की आधी रात की बर्बरता को गृह मंत्रालय और केंद्र सरकार सही ठहराती रही, उसका पर्दाफाश हुआ है। तो दिल्ली पुलिस कसूरवार है तो बाबा भी जिम्मेदार हैं, दोनों बातें कही गई हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। इस फैसले में कहा क्या गया है, ये तफसील से आपको बता रहे हैं। दिल्ली पुलिस और बाबा रामदेव दोनों जिम्मेदार ठहराए गए हैं इस पूरे मामले के लिए। हालांकि 75% जो भूमिका है वो दिल्ली पुलिस की इस पूरे मामले में बताई जा रही है। उस रात जो कुछ हुआ उसे गलत करार दिया है देश की सबसे बड़ी अदालत ने। दोषी पुलिस वालों पर केस दर्ज किया जाए, यह भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। हंगामे में शामिल लोगों पर भी केस दर्ज हो, यह भी कहा गया है अदालत के फैसले में। तो क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, यह हम आपको बता रहे हैं। राजबाला के परिवार को 5 लाख रुपए बतौर मुआवजा दिया जाए, जिसमें से 75% जो रकम है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से दी जाए और इसके अलावा 25% जो इसका हिस्सा होगा मुआवजे की रकम का, वो बाबा रामदेव का ट्रस्ट देगा। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है। इस फैसले के कई मायने हो सकते हैं। बड़ा सवाल यही कि क्या यह सरकार के लिए भी एक बड़ा झटका है। इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रभा ठाकुर, कांग्रेस की नेता, आपका स्वागत है मैम। इसके अलावा हमारे साथ मीनाक्षी लेखी जुड़ रही हैं, बीजेपी की नेता, उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ टीआर कक्कड़ जुड़ेंगे, उनसे हमारी बातचीत होगी। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर रह चुके हैं कक्कड़ साहब। इसके अलावा हमारे साथ कुछ और भी मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे हमारी बातचीत होगी। लेकिन सबसे पहले आपको सुनाते हैं किस तरह की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं सियासी गलियारे से। ताकत होती है और उस ताकत का सरकार ने दुरुपयोग किया। लोकतांत्रिक मूल्यों का, संविधान की मूल भावना का हनन किया, उसको बुरी तरह से रोंदा। मानव अधिकारों के मूल्यों का हनन किया, क्रूरता की, बर्बरता की। धारा 144 शांति बनाए रखने के लिए लगाई जाती है, ये शांति को भंग करने के लिए लगाई गई। रामदेव जी और उनके ऑर्गेनाइजर्स को कहा है कि अगर उन्होंने क्राउड को सही तरीके से मैनेज बैठाया होता, उन पर एक कंट्रोल होता, उनके बारे में जानकारी। प्रभा जी, आपसे सबसे पहला सवाल है मेरा, क्या आप मानती हैं सरकार के लिए एक बड़ा झटका है, चूंकि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को गलत ठहराया गया है, दिल्ली पुलिस जो कि गृह मंत्रालय के अधीन है? ये सरकार के लिए कोई झटका नहीं है, क्योंकि इसमें सरकार को कहीं दोषी नहीं माना है सुप्रीम कोर्ट ने। न गृह मंत्रालय को दोषी माना है, न गृह मंत्री को दोषी माना है। और ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन भी पुलिस अधिकारियों ने, जिन भी पुलिस कर्मचारियों ने, जिन भी सिपाहियों ने ये आधी रात को इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, तो उसके क्या कारण रहे हैं उसकी जांच की जाए और जो दोषी पाए जाए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उसी तरह बाबा रामदेव को भी उन्होंने बराबरी का जिम्मेदार मानते हुए कहा है कि उनकी अपनी एक लापरवाही, बराबरी का जिम्मेदार नहीं माना गया है, नहीं, लापरवाही उनकी ही है। देखिए, एक व्यक्ति कोई आयोजन करता है तो आयोजनकर्ता की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।
500 की जगह वो कह के 5000 की भीड़ आ जाए। बात को समझाइए, इतना 5000 बड़ा की भीड़ मामला इकट्ठा था। कर रहे हैं। आपकी सरकार के कई काबीना मंत्री गए थे बाबा रामदेव को बाकायदा रिसीव करने के लिए, बातचीत का लंबा दौर चला, तमाम केंद्रीय मंत्री वहां पर पहुंचे थे। क्या ये वाकई मुमकिन है कि दिल्ली पुलिस अपनी तरफ से इतनी बड़ी कार्रवाई कर लेगी और उसमें गृह मंत्रालय की कोई भूमिका नहीं हो सकती है? बाबा रामदेव को एक योगी के नाते, एक संत के नाते सब रिसीव करने गए थे, वो उनका योगी रूप का सम्मान था। फिर जब उनका असली चेहरा सामने आया कि ये तो कांग्रेस विरोधी चेहरा है, भाजपा के प्रवक्ता के रूप में वो काम कर रहे हैं, अगर उस रूप में नहीं कर रहे होते तो वो उनकी भाषा समान भाषा होती। वो कभी बीजेपी की भी आलोचना करते, कभी दूसरी पार्टी की भी आलोचना करते, दूसरे नेताओं के लिए भी कुछ बोलते, कभी बोलते। उत्तराखंड में वो रहे हैं, वहाँ पहले निशंक रहे हैं मुख्यमंत्री, जिनके समय में गंगा के उसमें इतना अवैध खनन हुआ, कभी नहीं बोले भ्रष्टाचार के खिलाफ बाबा रामदेव। वहाँ पे जो बाबा थे एक योगी क्या निगमानंद जी, उनके प्राण चले गए। इतने दिन अनशन की, बाबा ने कभी उनकी सुध नहीं ली वहाँ रह करके। तो बाबा शुद्ध राजनीति पर उतर आए हैं, इसलिए अब उनका एक राजनेता के रूप में वो सामने है। अब हमारे सामने लेखी भी हमारे साथ बनी हुई है, बीजेपी की वरिष्ठ नेता, उनका रुख कर लेते हैं। जिम्मेदारी थी जी कि वो जनता को भड़काते नहीं, उकसाते नहीं, तो इस तरह कुछ शरारती तत्व सक्रिय नहीं होते। चलिए इस बारे में पहले टिप्पणी ले लेते हैं मीनाक्षी लेखी से। मीनाक्षी लेखी, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि वहां पर आपातकालीन हालात नहीं थे, ऐसी स्थिति में पुलिस की यह कार्रवाई, और अब जबकि जिम्मेदार माना गया है दिल्ली पुलिस को कि यह कार्रवाई गलत थी, आपको लगता है कि यह सरकार के लिए एक बड़ा झटका है? देखिए, सरकार के लिए झटका जब है जब सरकार इस बात को समझे। लेकिन जहां तक सरकार का रवैया और प्रभा जी के मुख से जो बातें निकल रही हैं, वो सरकार का ही रवैया है कि वो न केवल नृशंस है बल्कि बहुत अधिक घमंडी भी है, और इसका जवाब जो है वो राजनीतिक ढंग से देश की जनता ही देगी। और उस फैसले का इंतजार सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि देश की जनता के हाथ में है, और मैं चाहूंगी कि देश की जनता इस ज्यूरी पर बैठे और फैसला दे। ये ऐसी भाषा बीजेपी के लोग ही बोल सकते हैं, घमंडी है, ये ऐसी है भाषा, मतलब किस प्रकार से उन्होंने करते हैं, उन्होंने क्या, किसको घमंडी पाया, किसको घमंडी देखा? सोनिया जी के प्रति कितनी टिप्पणियां अभद्र की, कभी उन्होंने हल्की बात नहीं की। राहुल जी के ऊपर इतनी अभद्र टिप्पणियां बीजेपी के नेताओं ने की, और कभी उन्होंने कोई हल्की बात किसी के लिए नहीं कही। विषय पे वापस लौटते हैं मीनाक्षी जी, लेकिन सवाल ये भी है कि जिस तरीके से बाबा रामदेव को लेकर भी कहा गया है कि उनकी भी जवाबदेही बनती थी, अगर वहां पर धारा 144 लागू है तो क्यों आखिर उसे तोड़ा गया? क्या कहेंगे आप इस पर? आप मेरी बात सुनिए, धारा 144 कब लागू है? धारा 144 उस समय लागू नहीं थी, और अगर लागू थी या किसी ने उल्लंघन किया तो उसको हटाने के भी समाधान है, और कानून उसके लिए नोटिस जारी किया जाता है, समय दिया जाता है। रात के 12 बजे 2 बजे सोते हुए निहत्थे लोग जो केवल भजन पूजन कर रहे थे और उस असेंबली को इलीगल करार देने की कोशिश की गई, तो वही अपने आप में गलत है। और उसके ऊपर फैसले में खास तौर पे कहा गया है कि वो 144 का फैसला नहीं था, वो इलीगल असेंबली नहीं थी। तो वो अगर एक तरफ लीगल असेंबली हो जाती है, जो कि देश के हर नागरिक को किसी भी भ्रष्ट नीतियों के खिलाफ अधिकार है प्रदर्शन करने का, धरना करने का, और वही वो लोग कर रहे हैं धरना। अचानक से उस रात क्या हुआ कि इनको रातों रात हटाना पड़ गया, क्योंकि ये लगातार लोगों के मन में और सब तरफ ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे थे कि ये केवल हिंदुवादी ताकतें हैं जो ये कर रही हैं। अगले दिन आपके पास भी मीनाक्षी जी हम लौटेंगे, प्रभा जी आपसे भी मैं टिप्पणी लूंगा इस पर, लेकिन पहले टीएस खट्टर साहब का रुख कर लेते हैं। महिलाओं के वस्त्र पहन के क्यों भागना पड़ा? अपने सारे समर्थकों को अकेला छोड़ के, और महिला के वस्त्र पहन के आखिर भागना क्यों पड़ा? चलिए प्रभा जी, इस पर हम लौटेंगे, इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन हमारे साथ एक और मेहमान है, उनका भी रुख कर लेते हैं। सन्यासियों ने खट्टर साहब, आपसे मैं समझना चाहूंगा, आप दिल्ली पुलिस के कमिश्नर खुद भी रह चुके हैं, क्या आपको लगता है इतने बड़े मामले में, हाई प्रोफाइल मामले में सिर्फ पुलिस अपनी तरफ से कार्रवाई कर लेगी? आपको नहीं लगता है कि गृह मंत्रालय की तरफ से कहीं ना कहीं कोई ना कोई इशारा होगा, क्योंकि आधी रात ये पूरी कार्रवाई की गई थी? देखिए, ये जिम्मेवारी पुलिस कमिश्नर की थी, लोकल पुलिस की थी। उन्होंने जो किया उस समय को देखते हुए क्या हालात थे उन्होंने किया है। ये बड़ा आसान है कि हम 2 महीने 4 महीने 1 साल बाद किसी भी चीज के ऊपर अपनी एक ओपिनियन दें, बैठ के बड़े अच्छे से कमरों में बैठ के बड़े अच्छे से
10 हमारे असिस्टेंट होते हैं, लेकिन वहां पर जो हालत हो रही थी वो केवल दिल्ली पुलिस को पता थी। उन्होंने उसको एक एप्रीहेंड किया कि कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। उसमें जरूरी नहीं कि वो हमेशा ठीक होता है, लेकिन वो सब हर चीज जो की जाती है जनता के हित में की जाती है। और इसमें मैं नहीं समझता कि इसको इतनी बड़ी राजनीतिक एक चीज बना दी जाए जस्ट बिकॉज मिस्टर रामदेव। मैं तो बाबा रामदेव भी नहीं कहूंगा। लेकिन एक बड़ा सवाल ये कि आखिर जवाबदेही कैसे तय होगी? क्या बात यहीं रुक जाएगी या आगे बात जाएगी? जवाबदेही तय होगी, कार्रवाई होगी। प्रभा ठाकुर जी, आपसे मैं समझना चाहूंगा, जिस तरीके से उस रात बाबा रामदेव को डिपोर्ट किया गया, एयरलिफ्टिंग हुई, क्या लगता है वैसे ही दिल्ली पुलिस अपनी तरफ से कार्रवाई कर लेगी? मतलब पुलिस क्या इस कदर निरंकुश हो गई? अगर दूसरी तरह से हम इसे समझें कि ना गृह मंत्रालय को इसकी जानकारी होती है, ना सरकार के किसी बड़े अधिकारी को या मंत्री को। देखिए, जब कोई व्यक्ति इतना बड़ा कोई कार्यक्रम कर रहे हैं या आंदोलन कर रहे हैं तो उनका अधिकार तो है ही नागरिक होने के नाते, लेकिन साथ ही उनकी जिम्मेदारी भी बनती है कि आखिर लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि नागरिक अधिकारों का हनन हुआ है वहां पर। नागरिक अधिकारों का हनन हुआ है कि वो आधी रात को जो लोग सो रहे थे, आखिर वहां ऐसी क्या किसने शरारत की, क्यों पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी? देखिए, आग लगने पर कोई जब तक दमकल आए आग बुझाने के लिए लोग इंतजार नहीं करते, मटकों से, बाल्टियों से, लोटों से, जैसा भी आग बुझाने का प्रयास करता है। अब सवाल, अब जरूरत इस बात की है, जैसा कोर्ट ने निर्देश दिया कि वहाँ जांच हो, आखिर ऐसे क्या हालात बने थे कि जिस कारण पुलिस को ये कार्रवाई करनी पड़ी। और अगर इसके लिए पीछे अगर गलत है तो जो दोषी है, मीनाक्षी लेखी भी हमारे साथ बनी हुई है। मीनाक्षी जी, क्या ये माना जाए, क्या आपको ऐसा लगता है कि दिल्ली पुलिस के जो कमिश्नर है या दिल्ली पुलिस बलि का बकरा इसे बनाया जा रहा है और असली जो लोग हैं वो कोई और है इसके पीछे? देखिए, ये तो आप 2G में देख लें, CWG में देख लें और इसमें देख लें, ये तो इस सरकारी तंत्र की खासियत है कि शक्लें सामने कुछ और होती हैं और उनसे काम करवाने वाले हाथ जो है वो कुछ और होते हैं। और इस पर जो टिप्पणी है, मैं उसी से जो है थोड़ी वाकिफ नहीं रखती। और वही बात मैं कहना चाहती हूँ कि जो इस देश की जनता है वो भली भांति जानती है कि होम मंत्रालय के तहत दिल्ली पुलिस काम करती है। जितने कॉल रिकॉर्ड और कॉल डिटेल हैं वो सब, कोई भी अगर कमीशन टीआर कक्कड़ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, दिल्ली पुलिस के आप मुखिया रह चुके हैं। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में किस तरीके से आखिर जवाबदेही तय हो? कक्कड़ साहब, कहीं ऐसा ना हो कि मामला वैसे ही रफा दफा हो जाए? देखिए, जब कोई इस तरह की बड़ी चीज होती है तो सरकार के डिफरेंट प्लेयर्स जो हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, गृह मंत्रालय है, दिल्ली प्रशासन है, दिल्ली पुलिस खास जिसकी जिम्मेवारी होती है, सब आपस में मशवरा करते हैं। लेकिन अल्टीमेट जो जिम्मेवारी है, जिसकी जिम्मेवारी लेनी पड़ती है, वो पुलिस कमिश्नर को ही लेनी पड़ती है। और वो सबकी एडवाइस जरूर ले लेता है। तो पुलिस कमिश्नर की यहाँ पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और उनकी जवाबदेही भी बनती है, वक्त की जिम्मेवारी है। लेकिन सुनिए, लेकिन इसमें क्या हुआ है? इसमें हुआ क्या है कि उन्होंने एक परमिशन ली थी, उस परमिशन का उल्लंघन किया, उनके खिलाफ केस रजिस्टर किया जाता। अब सवाल यह है कि ये कहा गया कि पुलिस अफसरों ने जिन्होंने ये हनन किया है फंडामेंटल राइट्स का, उनके खिलाफ। कक्कड़ साहब, आगे भी आपसे हमारी बातचीत जारी रहेगी, हमारे साथ तमाम मेहमान भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आया और साफ कर दिया गया इस फैसले में कि जो कुछ हुआ था 4 जून 2011 की रात, पुलिसिया कार्रवाई गलत थी, लेकिन बाबा रामदेव को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में प्रभा ठाकुर मौजूद थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मैम स्टूडियो में आने के लिए। हमारे साथ मीनाक्षी लेखी जुड़ी हुई थी, बीजेपी की वरिष्ठ नेता। मीनाक्षी जी, आपका भी धन्यवाद। और हमारे साथ टीआर कक्कड़ साहब मौजूद थे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।